जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कहानी है गुणों का प्रभाव। बहुत सुंदर कहानी है, सुनते हैं। वाराणसी नगरी के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। वह सदा जल से भरा रहता था। उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल खिला करते थे। मार्च का महीना था। सारा तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ था। तालाब का पानी कमल के फूल और चौड़े पत्तों से पूरी तरह ढक गया था। किनारे पर उगी घास भी सुंदर लगती थी। तालाब के आसपास कई वृक्ष भी थे। उन पर सभी पक्षी चहचहाया करते थे। मनुष्य भी उसकी छाया में विश्राम करते थे। वायु कमल के पराग को दूर तक उड़ा देती थी। इससे फूलों की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। उस सुगंध से अनेकों मधुमक्खियां भी आकर्षित हो जाती थीं। उनके झुंड आकर कमलों से रस भी चूसते थे। मानी नाम की एक मधुमक्खी रोज वहां आया करती थी। इसी प्रकार शीलू नाम का एक भंवरा, वह भी वहीं रोज आता था। दोनों एक दूसरे को आते जाते फूलों से रस चूसते, उठते बैठते देखते थे। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। वे घंटों बैठे कमल का रस चूसते रहते, आपस में बतियाते रहते। जैसे ही सूरज डूबता, शीलू फूल से उड़ जाता, क्योंकि उसका घर वहां से कई मील दूर था। मधुमक्खी के साथ ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी। तालाब के पास ही एक किसान की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के पास एक आम का पेड़ था। उसी पर मानी ने अपना घर बना रखा था। किसान भी मानी को बड़ा प्यार करता था। एक बार शीलू भौरे के पंख में चोट लग गई। मानी बोली, शीलू भाई, तुम्हारा घर तो दूर है, तुम्हारे पंख में चोट लगी है, तुम घर कैसे जाओगे? आज मेरे ही साथ चलो। शीलू को मानी की यह बात अच्छी लगी। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ मानी के साथ चला। मानी का घर वृक्ष की ऊंची डाल पर था। शीलू वहां तक उड़ नहीं सकता था। मानी बोली, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठा शहद लेकर आती हूँ। यह कहकर मानी घर से अपने घर की तरफ चली गई। भौरा पेड़ के तले बैठने लगा। वहीं किसान अपने छोटे से बेटे के साथ आ बैठा। भौरे का संतुलन बिगड़ गया और वह किसान के बेटे से जा टकराया। शीलू का डंक उसके गाल से जा छुआ और खून छलकने लगा। किसान ने हाथ का रुमाल उस पर मारते हुए कहा, यह न जाने कहां से मरने को आ गया है। भौरा जल्दी जल्दी जान बचाकर भूखा प्यासा भागा। उसे बड़ा दुख हुआ कि वह जहाँ जाता है सभी उससे भागते हैं, बचते हैं। कोई मनुष्य उसे प्यार से नहीं देखता, बातें भी नहीं करता। भौरा निराश होकर तालाब के पास ही एक वृक्ष पर सो गया। दूसरे दिन मानी मधुमक्खी उसे खोजते खोजते वहां आ गई। आते ही बोली, वाह महाशय, आप भी खूब हैं। कल हम आपके लिए खाना लेकर आए, खूब ढूंढते रहे पर आप तो नदारद हो गए। शीलू भौरे ने दुखी मन से कल की सारी घटना कह सुनाई। फिर बोला, मानी बहन, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, बताओ क्या पूछ रहे थे? मानी ने कहा, मुझ में और तुम में बहुत समानता है। मैं काला हूँ, तुम भी काली हो। मेरे पंख हैं, तुम्हारे भी पंख हैं। मैं डंक मारता हूँ, तुम भी डंक मारती हो। मैं फूलों का रस पीता हूँ, तुम भी पीती हो। क्या कारण है कि मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे हट हट कर भगा देते हैं? तुम्हें तो वे घरों में भी पालते हैं। देखा जाए तो मैं सुंदर भी हूँ, पर मेरा इतना अपमान क्यों होता है? तुम एक तरह से कुरूप हो, फिर भी तुम्हें सब प्यार क्यों करते हैं? तुम्हें ही क्यों पालते हैं? भौरा रोया रोया सब पूछने लगा।
माँ ने थोड़ी गंभीर होते हुए कहने लगी, भाई तुम सुंदर हो तो क्या हुआ, तुम्हारी सुंदरता से किसी का क्या लाभ है। सुंदरता तो क्षण भर के लिए आकर्षित करती है, वास्तविक और स्थायी आकर्षण तो गुणों का है। गुणों के समान अगर व्यक्ति अच्छा है तो वही सम्मान का पात्र है। मैं कुरूप हूँ तो क्या हुआ, मनुष्यों को कितना लाभ पहुंचाती हूँ, यह भी कभी तुमने सोचा है। मैं जिस शहद को बनाती हूँ वह उनके हजारों काम आता है। मैं डंक मारती हूँ तो क्या समाज के लाभ की ज़्यादा सोचती हूँ, दूसरों का उपकार अधिक करती हूँ। मेरे बहुत से गुणों से यह एक बुराई भी ढक जाती है। सच बात तो यह है शीलू भाई, गुण ही सौंदर्य का स्थायी स्थान है, गुण ही सच्चा प्यार पाता है। भौरा सारी बात समझ गया था। वह भी सोच रहा था कि कैसे वह स्वयं को समाज के लिए उपयोगी बनाए। तो ये है हमारी आज की बहुत ही सुंदर सी और शिक्षाप्रद कहानी, गुणों का प्रभाव। जय श्री राम।